देखो यहाँ सभी लोग जरा स्क्रीन पे देखेंगे। स्क्रीन विजिबल होगा, मे भी शायद मैं भी ऑडिबल हूँगा आपको। ठीक है। इवनिंग में रेगुलर 2:36 या 2:35 पीएम टू मे बी शायद 3:15 या 3:20 पीएम पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको कराने हैं मेरे को। ठीक है। एक बार जरा मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लें, अदरवाइज मैं उनको बाहर कर दूंगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो अपन बातों को देख लेंगे बस। ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, जेई मेंस के और एडवांस के। तो हमारी स्ट्रेटेजी अभी ये है, देखो एक तो स्ट्रेटेजी है कि माया सीधा प्रीवियस के क्वेश्चन कर दें, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, इस टाइमिंग पे हम क्या करेंगे, ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा सॉल्यूशन पढ़ाना है, तो सॉल्यूशन बेसिकली दो पार्ट में है। जरा देखो यार, सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट का नाम है कंसंट्रेशन और सेकंड पार्ट का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कंसंट्रेशन में आपको याद होगा, हमने मोलालिटी, मोलारिटी, इस तरीके से परसेंट W/V, परसेंट V/V, मोल फ्रैक्शन, आपको याद होगा परसेंट W/W, इस तरीके का बहुत सारे हमने टॉपिक किए थे। कहाँ किया था? मोल कंसेप्ट की क्लास में किया था। तो हम क्या करेंगे, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट कमिंग करना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम मोल कंसेप्ट 2, ये दो टॉपिक हम पहले रिवाइज कर लें इस इवनिंग वाले टाइम में, और इसके पास्ट ईयर के क्वेश्चन हम साथ साथ कर लें। एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, इवनिंग के स्लॉट में पर डे क्लासेस हैं, और इवनिंग की स्लॉटेड में स्कूल वालों ने हमें बोला है केवल पास्ट ईयर क्वेश्चन करना है। तो एक ऑप्शन है, आप मेरे से केवल पास्ट ईयर करवा लें, घर पे आप खुद रिवाइज करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको रिवाइज कराते हुए पास्ट ईयर क्वेश्चन खुद क्लास में डिस्कस करूं। वही चैप्टर में पहले डिस्कस करूंगा जो कहीं लिंक हुआ है। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में स्टार्ट करना है, नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के लिए मोल कंसेप्ट 1 और मोल कंसेप्ट 2 दोनों बच्चों को आना चाहिए। ये दोनों चैप्टर बच्चे को आना चाहिए। और आप जानते हैं काफी दिन पढ़ा हुआ हो गया, तो हो सकता है कोई बच्चा इसे भूल गया हो या कोई बच्चा रिवाइज ना रखा हो, तो हम मोल कंसेप्ट 1 मोल कंसेप्ट 2 पूरा रिवाइज भी कर लें, और साथ ही साथ जो टॉपिक आपको डाउट आता हो उसको इवनिंग स्लॉट में हम करके और प्रीवियस के सारे क्वेश्चन कर लें। दोबारा एक बार मैं जरा सा बोलता हूँ, प्रीवियस के सारे क्वेश्चन कर लें। जब हम प्रीवियस के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम सॉल्यूशन के जो भी टॉपिक्स हैं उनको जरा हम देखेंगे, और फिर सॉल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। फिर जब हमारा सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा, तो चूंकि सॉलिड स्टेट हमने करंट पढ़ाया है, मतलब तुरंत ही पढ़ाया है, इसलिए सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल जिस दिन क्लास खत्म होगा उसी के लास्ट दिन हम प्रीवियस सारा क्वेश्चन कर लेंगे। जो 11th के पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है उसको रिवाइज करा करा के इवनिंग के स्लॉट में हम प्रीवियस पेपर करेंगे, और बाकी जो 12th के हैं उसको हम साथ साथ करेंगे। अगर इतनी बातें मेरी समझ में आ रही हैं तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना है। इतनी बातें जरा समझ में आ रही है, जल्दी से जरा यस मैसेज ड्रॉप करना है। ठीक है। तो प्लान ये है, जरा देख लेना प्लीज। प्लान फर्स्ट ये है, फर्स्ट प्लान हम ये कर सकते हैं कि केवल प्रीवियस क्वेश्चन करवा दें आपको, जो आप चाहते हैं उसे हम कर दें। प्लान बी ये है, जरा मैं इधर लिख रहा हूँ, प्लान बी ये है कि जो करंट टॉपिक होगा, करंट टॉपिक मतलब जो 12th के हम टॉपिक अगर हम कर रहे हैं, इसका प्रीवियस क्वेश्चन, इसका प्रीवियस क्वेश्चन हम एट ए टाइम कर लें, एट अ टाइम कर लें। और जो 11th के टॉपिक हैं उसको इवनिंग स्लॉट वाली क्लास में रिवीजन के बाद हम, मतलब एक बार रिवाइज भी कर लें, और रिवीजन के बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन कर लें। तो आप बताओ कौन से प्लान में आप ज्यादा अच्छा कंफर्ट फील करोगे, प्लान 1 फॉलो कर लें हम लोग या प्लान 2 फॉलो कर लें? जो आप बोलेंगे मैं उसे कर लूंगा। आप ग्रुप में जरा मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। प्लान 2 हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। मैं तो देखो सेवक हूं, जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगा, और हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम प्लान 2 को इसलिए मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कई बार बच्चे ज्यादा दिन हो गया है पढ़े हुए, बच्चों का तो एक ही काम है, पढ़ना और भूल जाना, और हमारा काम है बार बार रिकॉल करवाना। तो अगर हम बार बार रिकॉल इस मेथड से करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इवनिंग के स्लॉट में हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो कल का जरा समय एक बार टॉपिक आपको बोल देता हूँ, क्योंकि आप पहले से तैयार नहीं थे, इसलिए कल का होमवर्क जरा समय बोल देता हूँ। होमवर्क कल का ये है कि आपको मूल कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करके आना है।
मैं एक बार जरा फिर से बोल देता हूँ। कल का होमवर्क ये है, ये टाइम टेबल आज तुरंत बना इसलिए आपको पता नहीं था। तो कल का होमवर्क है कि आप 11th का मूल कांसेप्ट आप रिवाइज करके आएंगे। हम इवनिंग स्लॉट में उन टॉपिक को पहले करेंगे जो 12th से लेना देना है। जैसे सॉल्यूशन जो चैप्टर है हमारा मूल कांसेप्ट 2 से लेना देना है, तो हम पहले मूल कांसेप्ट रिवाइज करके आएंगे, मतलब आप रिवाइज करके आओगे। फिर ड्यूरिंग लेक्चर मैं इसे रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, ड्यूरिंग लेक्चर मैं इसे क्या करूंगा, आपको रिवाइज कराऊंगा। और रिवाइज कराने के बाद इसके पास्ट ईयर के क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में पहले शेयर करूंगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन मेरे पास सबके पड़े हुए हैं हर चैप्टर्स के, तो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा और हर क्वेश्चन पे 2 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 2 मिनट में आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज मैं सॉल्व कर दूंगा। अप्रोक्सीमेट 80 टू 90% क्वेश्चन हमने ड्यूरिंग लेक्चर ही सॉल्व कर लिया। आप तो जानते हैं कि हमने लेक्चर के टाइम में सारा क्वेश्चन प्रीवियस से सॉल्व किया है, तो मैं आपको लेक्चर के टाइम बताते रहूंगा कि ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस का सॉल्व कर लिया था, ये सॉल्व कर लिया है। मैं आपको नोट्स में दिखाऊंगा ऑलमोस्ट 80% के आसपास हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। थोड़े मोड़े रह रहे हैं वो हम आपको रिवाइज कराते कराते उसे कंटिन्यू हम सॉल्व कर लेंगे। आज की क्लास जो इवनिंग है, ये स्लॉट आपको पता नहीं था कि इस टाइम पे क्लास लगेगी। इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं था इस स्लॉट पे क्लास लगी हुई है, तो हम थोड़ा सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू थोड़ा आगे करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल मेरी शायद ऑब्जर्वर की कहीं ड्यूटी होगी, तो आज हम लोग जो है सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू आगे करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो सॉलिड स्टेट पहले हम लोग थोड़ा आगे कर लेते हैं। कल शायद मेरी ऑब्जर्वर की ड्यूटी है, तो कल अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब तक आप मूल कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर जब हम लोग कल मूल कंसेप्ट जब आप रिवाइज कर लेंगे, तो अगर कल मैं टाइम से पहले अगर आ जाता हूँ स्कूल में 2:30 तक अगर आ जाता हूँ, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि क्लासेस रख लेते हैं। अगर मैं कल स्कूल में तुरंत नहीं आ पाऊंगा, होशियारपुर में ड्यूटी है शायद मेरी कहीं, अगर उससे पहले नहीं आ पाता हूँ, तो ट्यूसडे यानी मंडे ये हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन हमारी क्लासेस रहेगी। और हम मॉर्निंग स्लॉट में सॉलिड स्टेट तो करेंगे ही, इवनिंग में जो हमारा मूल कंसेप्ट 1 है उसको हम लोग तुरंत रिवाइज करेंगे। रिवीजन में जो आपके डाउट होंगे थोड़ा उस डाउट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। हर चैप्टर में हार्डली 20 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, बाकी हमने सारा सॉल्व ड्यूरिंग लेक्चर कर लिया है। इससे फायदा ये होगा इवनिंग स्लॉट में क्लासेस करते करते जून जुलाई तक जाते जाते हमारा 11th का प्रीवियस से सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और आपके जितने डाउट होंगे, देखो जो पढ़ेगा उसके डाउट आएंगे, वो डाउट भी साथ साथ हमारा सॉल्व हो जाएगा। सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एक दो दिन क्लासों में हमारा गूगल क्लासरूम थोड़ा रेडी हो जाए, जो सीबीएसई की ओर से मेरे को मिला हुआ है, थोड़ा उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। रेडी हो जाएगा तो सारे लेक्चर हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर आ जाएंगे, मतलब सीबीएसई की ओर से मिला हुआ है गूगल क्लासरूम, उस पर आपको मिलेगा। और केवल 12th बी एक्सेस रहेगा उसमें, और आप उसके बाद आराम से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट हमने जहाँ पिछले क्लासों में शुरू किया था वहां आ जाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे जरा आ जाए। देखो अगर हम सॉलिड स्टेट नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। ओम सर ने तो सॉलिड स्टेट क्लास 12th ए में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करवा दिया, यानी पैकिंग पढ़ा दिया। अभी हम पैकिंग के आसपास भी नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं थोड़ा सा सॉलिड स्टेट। ट्रायंगुलर वॉइड हमने पिछले क्लास में शुरू करा था। यहाँ सभी बच्चे देखेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड हमने शुरू करा था। और मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में, जरा एक बार एनसीईआरटी भी हम देखते चले। यहाँ पे सभी बच्चे जरा देखिए एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं। कहाँ पे मिलेगा ये गूगल क्लास, वेट करो जरा सा। ये देखिए, स्क्रीन देखेंगे जरा सा। सॉलिड स्टेट की स्क्रीन आपको दिख रही होगी। सॉलिड स्टेट में हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, ये हमने कर लिया पिछले क्लास में। एमरफस क्रिस्टलाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, पिछले क्लास में हमने एमरफस क्रिस्टलाइन अच्छे से देख लिया है। एमरफस क्रिस्टलाइन हमने पिछले क्लास में देख लिया। ये कंपैरिजन लिखा हुआ है पेज नंबर 3 पे, कंपैरिजन CS एंड AS क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड, आप सबको दिख रहा होगा। ये भी हमने पिछले क्लास में कर लिया है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के इंडेक्स का क्वेश्चन 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे साथ साथ कहीं आप नोट कर लेंगे, घर पे आप इसे ट्राई करना। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा ड्यूरिंग लेक्चर मेरे से पूछेगा, मैं समझा दूंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1.3 काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं साथ साथ मैंने सारे टॉपिक करवाए हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपको कंफर्ट फील हो रहा होगा और आप इजीली कर पाएंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन 1.3 मैंने आपको मार्क करवा दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये 4 टाइप्स के हैं। हमने ये 4 टाइप्स का डेफिनेशन ना बना के सीधा सीधा हमने क्या किया था, ये टेबल हमने अच्छे से देख लिया कि टेबल कैसे आया है, टेबल में वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, ये सब हम अच्छे से समझ गए। टेबल के बारे में हमने बातचीत कर लिया है, इसी में है। ठीक है, ये हमने कर लिया है। इसके बाद
एग्जाम्पल नंबर जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर इसमें 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि सब डेफिनेशन है और हमने पढ़ लिया, इसलिए फालतू है उसको छोड़ देंगे। 1.4 हमने कर लिया था, आप जानते हैं। यूनिट सेल के बारे में हमने देख लिया, लैटिस पॉइंट हमने देख लिया पिछले क्लास में, आप जानते हैं। स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं हमने देख लिया है, ए बी अल्फा बीटा क्या होता है, यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देख लिया है। ये टेबल हमने आपको बोला था याद ही रखना है, ये टेबल आप जानते हैं, इसे हम याद रखेंगे। फिर यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है जिंक ब्लेंडेड, टिन स्टोन, रोम्बिक, इस तरीके से जो भी लिखा हुआ है, सीना बार वगैरह, ये सब क्या होता है। धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ेगा तो इसके बारे में भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हमारे कोर्स में उतना बढ़िया से नहीं है तो इसके बारे में हमने बातचीत ज्यादा नहीं किया था, क्योंकि रट्टा तो मार नहीं सकते हम। इसके बाद यूनिट सेल के बाद हमने ये पिछले क्लास में करा था कि जेड कैसे निकालते हैं, जेड भी हमने पिछले क्लास में देख लिया। बीसीसी स्ट्रक्चर्स वगैरह हमने पिछले क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में एफसीसी वगैरह भी हमने इंट्रोड्यूस कर लिया था, आप जानते हैं अच्छे से। फिर इसके बाद देखें इस टेबल में इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 1.12 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सीसीपी इसमें आ रहा है, मैं एक बार जरा पूरा बोल देता हूँ, आप लगे हाथ एनसीईआरटी देख लो पहले, फिर उसके कर लेना बाद में अपने हिसाब से। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये सब क्या होता है। इसके बाद जरा से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं वाइड लिखा है, यहाँ जरा से सभी बच्चे देखेंगे, यहाँ पे मैं कर्सर जरा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको अगर दिख रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल वाइड। मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर यहाँ जरा दिख रहा होगा, टेट्राहेड्रल वाइड दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा इसका स्क्रीन बड़ा करता हूँ, शायद मुझे लगता है थोड़ा और बड़ा करना चाहिए बच्चों को दिखाने के लिए। यहाँ जरा सा देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल वाइड, दिख रहे हैं आप। मैंने आपको बोला था पेज नंबर मैं बताता हूँ कितना है ये, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में आपको पूरा डिटेल में आज सॉल्व करके दूंगा। इतना इजी नहीं है जितना इजी ये लिखा हुआ है, कि यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। और उसके ऊपर ये डार्क कलर में यहाँ पे ऑक्ट्राइडल वाइड लिखा है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि वाइड हमारी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एनसीईआरटी में केवल नाम है, लेकिन हम पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे कि वाइड कैसे निकालते हैं और क्या इसकी वैल्यू होती है। तो हम ऑक्ट्राइडल और टेट्राहेड्रल पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन उतना काम का नहीं है, ये लोकेशन ये भी काम का नहीं है, अभी आएगा तो हम इसे देखेंगे, ये सब बिल्कुल काम का नहीं है। इसके बाद पैकिंग इफिशियंसी में एक क्वेश्चन अभी आएगा, यहाँ पे देखते हैं। पैकिंग इफिशियंसी हमने कर लिया है सबका, आप जानते हैं, ठीक है। 1.16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में 1.16 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में 1.16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर, देखिए पेज नंबर ये है 31। पेज नंबर 31 में, पेज नंबर 31 में क्वेश्चन नंबर 1.21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.20 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.19 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.19, 1.20, 1.21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.23 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.23 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जरा आते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3, 1.4, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.10, 1.11, 1.11 एक लड़का हमारी क्लास में सक्षम, उसने मेरे से पूछा था, अभी एक दो दिन में डेंसिटी में पढ़ाऊंगा तो मैं इसको करके दूंगा। 1.11, 1.12, 1.12, 1.16, 1.16, 1.18, 1.18, 1.19, 1.20, फिर 1.22, 1.22, 1.23, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इनको ट्राई करना, ट्राई सेंस है कि ड्यूरिंग लेक्चर में पढ़ाते रहूंगा। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करूंगा ड्यूरिंग लेक्चर ही, लेकिन अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन सर से सॉल्व करवाना चाहिए तो आप मेरे को सेंड करना, मैं साथ ही साथ उसको वहीं पे कर दूंगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी जरा हम ट्रायंगुलर वाइड को कैलकुलेट करते हैं, सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें। ट्रायंगुलर वाइड मुझे कैलकुलेट करना है, सभी जरा स्क्रीन पे देखेंगे, वेट करिए। देखिए एक सर्कल हमें ऐसा बनाना है, मैंने आपको बताया, एक सर्कल हमें ऊपर बनाना है,
फिर हमने एक छोटा सर्कल अपने कंफर्ट के लिए पहले ही बना दिया, थोड़ा इस छोटे सर्कल को थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। जरा प्लीज यहाँ देखो, सभी बच्चे देखें भैया कैसे बनाना है, आपको पहले समझा दूं, पहले फिर बनाना। इसके बाद एक बड़ा सर्कल अगेन हमें बनाना है जो इसको टच करते हुए दिखाई देना चाहिए। इस तरीके का बनाना है कि लगे कि ये तीन सर्कल एक दूसरे को टच करें। बेसिकली मैं जरा एक बार रफ करके पूरा बना रहा हूँ, दोबारा देखो। एक सर्कल यहाँ बड़ा सा बनाना है, फिर एक सर्कल यहाँ भी बड़ा सा बनाना है, और एक सर्कल यहाँ भी बड़ा बनाना है। इसके अंदर एक छोटा सर्कल आपको फिट करना है, ध्यान रखना है, एक छोटा सर्कल इसके अंदर फिट करना है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि छोटा सर्कल के लिए हम स्मॉल आर और बड़ा सर्कल के लिए हम कैपिटल आर इंट्रोड्यूस करेंगे। एनसीईआरटी में छोटा सर्कल को सेम लिया हुआ है, लेकिन हम छोटे सर्कल मतलब छोटा बॉल के लिए लेंगे आर के लिए छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल के लिए कैपिटल आर लिखेंगे। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखेंगे, एक मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। मान लेते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया ए, इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख लिया आपको समझाने के लिए। इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेट तैयार करूं, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल फॉर्मेट जरा तैयार करूं, स्क्रीन पे देखते रहना है, आपको अच्छे से बनाना है। आप थोड़ा बढ़िया से बनाना अपनी कॉपी पे और ध्यान से देखना, फिर मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा इसके नोट्स, आप अच्छे से देख लेना। एक आर यहाँ होगा, एक आर यहाँ होगा, एक आर यहाँ होगा, एक आर यहाँ होगा, और एक आर यहाँ होगा, और एक आर यहाँ होगा। इस पॉइंट का नाम अगर मैं ए रख दूं, इस पॉइंट का अगर नाम मैं बी रख दूं और इसका नाम सी रख दूं, तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्या हमने लिखा है यहाँ पे, जरा दोबारा साइड में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि दो सर्कल जब भी कहीं कंबाइन होते हैं तो उनके बीच का जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, या उनके बीच में जब भी कोई क्यूब बनता है, आप जानते हैं, तो एक आर इधर होता है और एक आर इधर होता है और एक आर आउटसाइड होता है। बॉल का या जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल का हाफ पार्ट हमारे यूनिट सेल में आता है और हाफ पार्ट बाहर जाता है। जो हाफ पार्ट हमारे यूनिट सेल में आता होगा उसका आर, आर हम लेंगे जो उस रेडियस है, रेडियस दो आर अगर हम लेते हैं तो उसको एज लेंथ हम बोल रहे हैं, जिसको हम ए से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर आर की वैल्यू आप समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे एक बार हिंट में यहाँ पे जरा मैं बना के दिखा रहा हूँ। इसका मतलब हो गया कि एक आर इधर की वैल्यू है जो मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, सभी बच्चे देख लिया। इसका मतलब हो गया कि एक आर इधर भी है जो मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, ये लिखना नहीं है आपको, ये मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है कि सर्कल से बाहर है, सर्कल का हाफ पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है केवल, तो हम हाफ आर, ऊपर में भी दो हाफ आर और हार, इस तरीके से हम कंसिडर कर रहे हैं, आर आर हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे जरा देखें, इस सेंटर में सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, इस सेंटर में जहाँ पे ये जोड़ा छोटा सर्कल हमने लगाया है, आपको स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा। अगर अंदर के सर्कल में भी हम छोटा सा एक डॉट अगर हम बना लें, अंदर के सर्कल में हम छोटा सा एक डॉट अगर हम रिप्रेजेंट ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके का सेंटर में अगर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जरा एक बार मैं दोबारा बना रहा हूँ, सेंटर में अगर हम रिप्रेजेंट ऐसे कर लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम अगर अपनी मर्जी से मैं डी रख लूं, डी पॉइंट किसका नाम है, अंदर में जो हमने छोटा सर्कल फिट किया बड़े सर्कलों के बीच में, क्यों हमने फिट किया है, क्योंकि वहां गैप बन गया होगा, उस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास कुछ और चाहिए था, तो हमने एक छोटा सर्कल फिट किया। जो छोटा सर्कल फिट करेंगे उसके सेंटर में एक पॉइंट हम अगर ड्रॉ कर दें, उसका नाम होगा डी। अपनी मर्जी से मैंने माना है, ए बी सी जब वेरिएबल, ये भी अपनी मर्जी से मैंने एज्यूम किया है। तो अगर मैं बी और डी से एक लाइन ड्रॉ करूं, जरा देखिए, बी और डी से एक लाइन ड्रॉ करूं, और डी से फिर सेंटर से नीचे की ओर अगर एक लाइन ड्रॉ करूं, जो इस लाइन की ओर अगर मैं आऊं, तो यहाँ पे एक ई पॉइंट अगर मैं नाम रख दूं, तो मुझे नेक्स्ट यहाँ पे जरा देखो क्या दिखाई दे रहा है कि बी, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, ई और यहाँ पे डी के बीच में ऐसा ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, बी डी और ई के बीच में। सॉरी थोड़ा मैं इसको मैंने और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, आप जरा समझ पाए। यहाँ देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, ये बी, यहाँ पे ई, और यहाँ पे इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है डी। मुझे ऐसा एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और इस ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करेंगे, जरा स्क्रीन पे देखें, इस ट्रायंगल के बारे में, इसके एंगल के बारे में बात करेंगे, तो ये 30 डिग्री है, और बी और डी का जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना होगा, आर। जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, आर प्लस जो बड़ा वाला सर्कल है, आप जानते हैं बड़े वाले सर्कल में इस पॉइंट से एक आर इधर है और एक आर इधर है, तो जो छोटा वाला सर्कल है, इसका मतलब हो गया कि छोटे सर्कल में इस पॉइंट से एक स्मॉल आर इधर है और एक स्मॉल आर इधर है। छोटे सर्कल में दो स्मॉल आर एज्यूम करना है, एक बड़े सर्कल में दो कैपिटल आर एज्यूम करना है। तो अगर मैं छोटे सर्कल में से हाफ पार्टिसिपेट यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। दोबारा एक बार मैं इधर समझाने के लिए, थोड़ा छोटा वाला एक सर्कल यहाँ और बड़ा सर्कल मैं यहाँ बना रहा हूँ, जरा आप देखो पहले ये कैसे बनाया मैंने। छोटा सर्कल ये है, मान के चलना है आपको, और बड़ा सर्कल ये है, ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा एक आर, और ये भी एक आर है, और फिर इसके आगे एक और आर है। तो हम केवल इतना पार्टिसिपेट यूज ले रहे हैं, इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमने लिखा आर प्लस आर। और बी और ई की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, आर होगी,
और डी और ई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डी तो हमें निकालना ही नहीं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे डी कैसे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कैसे चीजें हम निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट जरा सा अगर हम ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट अगर हम करें तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे cos 30, ये 30 का मतलब है cos 30, और मैं अगर cos 30 की वैल्यू लिखूंगा, जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे r, नीचे में लिखूंगा r प्लस आर। cos 30 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, √3/2। मैथमेटिक्स में आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये वैल्यू कितनी है r, जरा प्लीज यहाँ देखो, और r प्लस आर। ये हमने क्या किया है, जरा पर मैं दोबारा बोलता हूँ, दोनों वैल्यू को रिवर्स करके r से डिवाइड कर दिया, दोनों वैल्यू को रिवर्स करके हमने r से डिवाइड कर दिया, दोनों वैल्यू को रिवर्स करके हमने क्या किया, r से डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद जब हम देखेंगे रिवर्स करके r से डिवाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 1 प्लस r/r, ठीक है, रिवर्स करके और r से डिवाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 1 प्लस r/r, और रूट में क्या दिखाई देगा यहाँ पे 2√3, क्या दिखाई देगा, 2/√3, ये वैल्यू दिखाई देगा। फिर जब इसको हम सिंप्लीफाई और थोड़ा करेंगे तो r/r इक्वल टू कितना होगा, 2√3 -1, ये 1 उधर शिफ्ट कर जाएगा, तो 2/√3 -1, जिसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो r/r का जो रेशियो होगा 1.55 होगा, 1.55 होगा। ये जरा आपको जल्दी से लिखना है, ये आपको जरा जल्दी से लिखना है, और ये बात अगर समझ में आ रहा हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। अगर ये पूरी बात आपको जरा समझ में आ रहा हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। ठीक है, एक मैं पेज आपको जरा व्हाट्सअप कर रहा हूँ, जरा सभी बच्चे, एक व्हाट्सअप में मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है, आप जरा उसको ओपन करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को मैंने जरा एक व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट मतलब शेयर किया है, जरा अपना व्हाट्सअप ओपन करेंगे एक बार जल्दी से पहले। वैसे तो ये भी फॉरवर्ड ही हो रहा है, पता नहीं कब तक फॉरवर्ड होगा, थोड़ा चला जाए पहले। करते हैं थोड़ा आगे, तब तक स्क्रीनशॉट आपको शेयर होगा, एक बार देखते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट शेयर हो गया, जरा सभी बच्चे डाउनलोड कर लें, मेरे पास इंटरनेट स्लो है इसलिए थोड़ा लेट गया है। एक बार जरा स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ओपन करें। इस स्क्रीनशॉट में मैं सभी बच्चों को जरा बोल रहा हूँ, उस बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट में जरा से देख लें आप, 0.155, ठीक है, 1/1.73, 0.155 इस तरीके से जरा वैल्यू दिखाई दे रही है, सभी बच्चे जरा से देखें आप कितना वैल्यू दिखाई दे रहा है, 0.155 इस तरीके से वैल्यू में दिखाई दे रही है। एक रेशियो की वैल्यू दिखाई दे रही है, 0.225, 0.414, 0.732 वगैरह वगैरह इस तरीके से वैल्यू दिखाई दे रही है। इन सभी वैल्यूओं को देख के एक बात पता चल रहा है, जरा ध्यान सुनना है, इन सभी वैल्यूओं को देख के पता चल रहा है कि एक रेशियो निकाला गया है जिसका नाम है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो बेसिकली क्या है, जरा यहाँ देखो, रेडियस रेशियो एनसीईआरटी में डबल आर लिखा हुआ एक टॉपिक होगा, जो रेडियस रेशियो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इस तरीके से हम निकालते हैं। एनसीईआरटी में रेडियस रेशियो कैलकुलेशन नाम का टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम रेडियस रेशियो को थोड़ा निकाल के हर बार हम चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे एक रेडियस रेशियो निकाल के आपको दिखाया है, थोड़ा इसको ठीक कर लेंगे, थोड़ी छोटी सी गलती शायद यहाँ पे हो गई है, 0.155 इसको करना, ठीक है, 0.155 करना, थोड़ा हमने यहाँ छोटी सी गलती कर दिया, इसको जरा ठीक करना। cos 30 की वैल्यू हमने लिख के आपको दिखाया, पूरा ये सॉल्व किया है, इसको जरा सा कर लेना। नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ते हैं। सेकंड वॉइड का हमारा नाम है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। सेकंड नाम है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ये सब कौन से वॉइड है, 2D वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। स्क्वायर प्लेनर वॉइड में लिखना है वाइड फॉर्म बाय टचिंग फोर स्फीयर, वाइड फॉर्म बाय टचिंग फोर स्फीयर, वाइड फॉर्म बाय टचिंग फोर स्फीयर, by touching four sphere in all the sorry touching four sphere all in the same plane लिखना, all in the same plane, all in the same plane is known as is known as square planar void, is known as square planar void, is known as square planar void। अब स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे देखें,
अगर मैं इस पॉइंट से, जरा देखें, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर लूँ, इस पॉइंट का अपनी मर्जी से कोई नाम रख लो जो अच्छा लगता है, जैसे मैंने इसका नाम ए रख लिया है, एक यहाँ पे पॉइंट रख लो अपनी मर्जी से जो अच्छा लगता है, इसका नाम सी रख लिया है, और एक यहाँ पे हमने बी रख लिया है। तो अगर मैं ए बी सी से एक लाइन ड्रॉ करूँ, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें, ए बी सी से लाइन ड्रॉ करूँ तो एक आर ये होगा, एक आर ये है, यहाँ देखते चलें, एक आर ये होगा, एक आर ये होगा, एक आर ये होगा, और एक आर ये होगा। कैसे पता चल रहा है आर होगा? चैप्टर में रट्टा मारने से अच्छा है जरूर मेरी बात ध्यान सुनिए, एक सर्कल का हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाफ पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए उसको हम रेडियस लेंगे आर। तो हमने इस तरीके से देखा, जब ये लाइन, जरा देखें, बी और ए लाइन एक दूसरे को जब टच कर रहा होगा तो अंदर में एक छोटा सर्कल आ रहा होगा। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, जब बी और ए लाइन एक दूसरे को जब टच कर रहे होंगे तो बीच में छोटा सा एक सर्कल पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है। जब छोटा सर्कल पूरा पार्टिसिपेट करेगा तो आप जानते हैं कि छोटा सर्कल में दो आर है, इस छोटे सर्कल में दो आर है, एक स्मॉल आर ऊपर हमने लिखा है और एक नीचे लिखा है। मैं जरा से एक बार दोबारा दोनों आर थोड़ा क्लियर बनाने की कोशिश करूंगा। जरा यहाँ देखो, इसमें दो छोटा आर बना हुआ है, देख सकते हैं आप, एक ऊपर हमने बनाया और एक नीचे बनाया, दो छोटे छोटे आर पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से ट्रायंगल बाहर निकाल लूँ, जरा यहाँ देखो प्लीज, यहाँ से पूरा ये ट्रायंगल बाहर निकाल लूँ इस तरीके से, इस तरीके का एक ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, जैसे ए बी सी में, तो हमें दिखाई दे रहा है ए और सी का जो डिस्टेंस है वो 2r है, और 2r को हम कितना बोलते हैं? ए बोलते हैं। ए का मतलब एज लेंथ है, आप जानते हैं ए का मतलब क्या है? एज लेंथ है, और ए की वैल्यू कितनी होती है? 2r होती है, हमने पिछले क्लास में दे रखा है। बी और सी की वैल्यू कितनी है? ए है, इसकी वैल्यू भी कितनी है? 2r है। और बी और ए का जो डिस्टेंस हम जरा सा देखेंगे, जरा देखो बी और ए का जो डिस्टेंस है, चूंकि ये दोनों मॉलिक्यूल रूट टू इस तरीके का पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रूट टू ए लिखेंगे। तो अगर मैं पूरा कैलकुलेशन लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, ए सी इक्वल टू, जरा प्लीज यहाँ देखो, बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए इक्वल टू 2r। तो उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 मैंने कैसे बनाया है, जितना AC का डिस्टेंस है उतना ही BC का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितना है? 2r, और एज लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना है? A है। मैं बीच बीच में एज लेंथ और r दोनों बार बार बोलता रहूंगा ताकि आप समझ पाए। रेडियस रेशियो निकालना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे निकाला हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको इजीली कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। फिर इसके बाद जरा हम आगे बढ़ेंगे, AB के बारे में जरा देखेंगे। यहाँ जरा देखो, AB के बारे में अगर देखेंगे तो AB इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? रूट में 2a, और रूट टू ए किसके बराबर है? जरा प्लीज यहाँ देखो, रूट टू ए किसके बराबर है? आर प्लस आर का 2 मल्टीप्लाई, आप जानते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा है। कौन है? इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इक्वेशन 2 डिवाइड अगर हम 1 कर दें, सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, इक्वेशन 2 डिवाइड अगर हम 1 कर दें तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट में 2a, रूट में 2a, जरा प्लीज यहाँ देखो, और नीचे a इक्वल टू, ऊपर में लिखूंगा यहाँ पे 2 आर प्लस आर, और इनसाइड मतलब आउटसाइड नीचे लिखेंगे 2r। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ये 2 और ये 2 खत्म हो गया होगा, और यहाँ जब मैं आऊंगा तो केवल लिखूंगा रूट 2, ये ए बी दोनों खत्म हो गया होगा, ये ए दोनों खत्म हो गया होगा। वेट करेंगे जरा एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा रूट 2, और जरा प्लीज यहाँ जो क्या लिखूंगा? 1 प्लस आर बाई आर। क्या लिखूंगा? 1 प्लस आर बाई आर। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर बाई आर अगर हम सीधा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं लिखूंगा आर बाई आर इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो -1 हो जाएगा। रूट 2 की वैल्यू हमें पता है, जरा प्लीज देखो 1.414 होता है, और -1 अगर हम कर देंगे, आर बाई आर का जो रेशियो होगा, यहाँ देखें 0.414 होगा। कितना वैल्यू होगा? 0.414 होगा। इसको जरा कॉपी करना आगे, और ये पूरी बात अगर जरा समझ में आ गया हो तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करिए। अगर ये पूरी बात जरा समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। रेडियस रेशियो अच्छे से तैयार करना, और कहीं डाउट आए तो मुझे बताना। ठीक है, थर्ड हमारा है, मतलब अब फर्स्ट हम अगेन शुरू करेंगे। फर्स्ट हमारा है टेट्राहेड्रल वाइड। आप समझ पा रहे होंगे ये फर्स्ट हमने क्यों लिखा है? जरा बार मैं दोबारा बोलता हूँ, ये अपने पूरा कैलकुलेशन देख लिया अच्छे से, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फर्स्ट अगेन हमारा कौन सा है? टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड फर्स्ट क्यों है? क्योंकि ये आपको मैंने समझाया था 3D वाइड का पहला पार्ट है। कौन है? 3D वाइड का पहला पार्ट है। इसमें लिखना है थोड़ा टेट्राहेड्रल वाइड, जिसका सिंबॉलिक हमने बताया था, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसका सिंबॉलिक क्या है? टीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल वाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिखेंगे इसे वाइड फॉर्म बाई, वाइड फॉर्म बाई टचिंग, वाइड फॉर्म बाई टचिंग, वाइड फॉर्म बाई टचिंग फोर स्पेयर,
4 sphere, 4 sphere, 3 in same plane, 3 in the same plane, 3 in the same plane, and one is the upper, and one is the upper, one is the upper or bottom plane, upper or bottom plane is known as tetrahedral void, is known as tetrahedral void, is known as tetrahedral void. कमिंग क्लास में हम पहले टेट्राहेड्रल वॉइड देखेंगे, काफी डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा समझने के लिए हमें मॉडल चाहिए। मैं आपको मॉडल पहले स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप ध्यान से थोड़ा देखना। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको थोड़ा अच्छे से तैयार करना, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक अगर हमारे हाथ में रहेगा हम बहुत ही सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये है, इस पूरे चैप्टर में 3D पैकिंग थोड़ा हमें ध्यान से देखना है। 1D बहुत आसान, 2D थोड़ा सा मुश्किल लेकिन वो भी आसान है। 3D में हाइट ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा, लेकिन मैं सीधा सीधा बोलूंगा उस दो लाइन को रट्टा मार लें अच्छे से। एग्जामिनेशन में प्रीवियस जेईई एडवांस में करीबन 3 से 4 बार हाइट ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से क्वेश्चन आ रखा है 3D पैकिंग में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कमिंग क्लास अगर देखते हैं एक बार, अगर कल हमारी ड्यूटी लगती है तब तो जाना पड़ेगा और नहीं होगा तो कल हम लोग क्लासेस रखेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच।